धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज फोकस करने जा रहे हैं भारत से जुड़ी हुई कई खबरों पर, क्योंकि भारत से जुड़ी हुई खबर कतर से आ रही है, एक खबर मिस्र से आ रही है, कश्मीर के अंदर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा चल रहा है, पहले यूएई और फिर कतर में। तो कतर दो तरीके से याद किया जा रहा है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, एक कुछ और वजह से, लेकिन दोनों चीजें भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इस पर खास फोकस रहने वाला है और इसके अलावा देश और दुनिया जहान की खबरों पर तो बात करेंगे ही, और गाजा में क्या घट रहा है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। वैसे तो देश में किसान आंदोलन इतना तेजी से चल रहा है कि हम लोगों को अब फिलहाल दुनियादारी छोड़कर अपने देश की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए और उसके बारे में दर्शकों को अवगत कराना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। किसान आंदोलन ऐसे समय में शुरू हुआ है, 1.5-2 साल पहले तो हुआ ही था, कि उसी स्तर पर जाने की कोशिश हो रही है। इस बार शायद ट्रेड यूनियन भी ज्यादा मात्रा में आए, आम जनता तो आएगी ही आएगी। और उस समय हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब देश में चुनाव होने वाला है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण और दूरगामी असर होगा और इसीलिए आज की भाजपा सरकार बुरी तरह डरी हुई है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। और किसानों का मांग 3 जो फार्म लॉ थे उनको तो निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसके दूसरी तरफ से जो यह सरकार आ रही है उनके ऊपर दबाव डाल रही है, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को एग्रीकल्चरल लैंड में प्रवेश करने का मौका दे रही है, उसके खिलाफ है। इनके मुख्य मांगों में है एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक कमोडिटी, कुछ कमोडिटी के लिए बल्कि हर कमोडिटी, चाहे चावल धान हो या आलू प्याज हो, हर के लिए हो। और अन्य मांग है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आंदोलन बढ़ेगा। इसके बावजूद की पूरी कोशिश है हरियाणा और दिल्ली सरकार की कि इसको दबाया जाए, और यहां तक कि पंजाब की भी सरकार इनसे समझौता करने के लिए आ रही है। इसको सपोर्ट करना चाहिए था, बल्कि उसको रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं सत्ता में बैठे हुए सेंटर की, वो धर्म की आड़ में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी देश में मंदिर दिखा रहे हैं, कभी विदेश में जाके मंदिर दिखा रहे हैं। अब चलते हैं कश्मीर से जुड़ी खबर की तरफ। कारवां मैगजीन के बारे में आप जानते ही होंगे, खोजी पत्रकारिता के लिए जानी पहचानी जाती है। उसने एक स्टोरी छाप दी कि कश्मीर में सेना के हाथों बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं। उस पर बताया जा रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फटकार लगाई और कहा कि इसको हटा दो रिपोर्ट को। जी हाँ, जब कारवां ने यह डाला, उसके पहले ही मैं बता दूं कि इन 3 सिविलियंस को जिससे आर्मी ने पकड़ा था, उसे कई वीडियो लीक हुए और यह भी दिखाया गया था कि किस तरह से उसकी पिटाई कर रहे हैं और बाद में उनकी मौत हो गई। तो इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो उसे दबाने के लिए जो भी हो, हमारे आर्मी या उसके जो स्पोक्स पर्सन थे, वो पॉलिटिकल दबाव हो, जो भी हो, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच करेंगे, लेकिन कुछ खास आगे बात बढ़ी नहीं, या कम से कम हमें नहीं पता है कुछ हुआ हो तो। और इस पे कारवां मैगजीन ने उसको डिटेल में छापा और उसको नेट पे भी ला दिया। तो उसके खिलाफ इनको आदेश दिया गया है आईएनबी के तरफ से, भारत सरकार के, कि इसको 24 घंटे के अंदर में इसको हटा दो, अन्यथा वह कार्रवाई करेंगे। इन्होंने धारा 69A इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लगाया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ वह जाएंगे कोर्ट में और देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें यह भी बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 21वीं पायदान नीचे जाकर 161 आ गया है 180 देशों में 2014 के बाद से। जी, लेकिन फिर भी सलाम करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, इनके जज्बे को, इनके हौसलों को, कि इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी ये अड़े हुए खड़े हैं। वरना आज मीडिया तलवे छोड़कर सच में कुछ और चाटने में लगा हुआ है। चलते हैं कतर की तरफ। खबर सामने आई है कि जो 9 सैनिक वहां से रिहा हुए हैं, छूटे हैं, उसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है, शाहरुख खान यानी एसआरके का रोल है। क्या है पूरी खबर सर? ये बात है सुब्रमण्यम स्वामी। बहुत डिटेल में जाने की नहीं है, जिसे शॉर्ट में इनको लोग सूसू भी कहते हैं। सुब्रमण्यम का सू और स्वामी का फिर सू लगा दिया। और ये भाजपा के एमपी रही हैं और इनको इस तरह के बयान देने में बहुत मजा आता है। उन्होंने कह दिया कि शाहरुख खान का
की कारस्तानी है, उनकी मदद से है और भाजपा सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट किया था, इस कारण ऐसा हुआ है। इस पर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी है, उन्होंने इसका साफ खंडन किया। उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बिना मतलब की बातचीत है, हमें उससे प्लीज अलग रहने दो। और इस शाहरुख खान को लाने से कैसे मसला आगे बढ़ता है या दबता है, यह मेरी भी समझ से बाहर है। बस एक हंगामा है, मनोरंजन और कुछ नहीं है। जी चलिए, मनोरंजन के तौर पर ही इस खबर को देखकर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं मालदीव की तरफ। मालदीव लगातार लगता है भारत के खिलाफ एक्शन लेता जा रहा है। अब अवैध कारोबार का व्यापार करने का आरोप लगाते हुए उसने 43 भारतीयों समेत 186 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। जी हाँ, केवल भारतीयों के नहीं, वैसे और भी लोगों को। बांग्लादेश से 83, श्रीलंका से 25 और नेपाल से 8। चीन का कोई हालांकि नहीं है, शायद उनका व्यापार ना हो। और ये जो नए राष्ट्रपति हैं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा इन्हें एंटी भारतीय केवल प्लैंक नहीं है बल्कि और भी कुछ है। और ये जब आते हैं, ये जनता को नौकरी नहीं दे पाते। हालांकि मालदीव छोटा सा देश है, सारा का सारा उनका इकोनॉमी बेसिकली पर्यटकों पर रहता है। और अब चीन से दूसरे देशों से आना शुरू कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भारत से रुका है, फिर शुरू हो ही जाएगा, भारत उसको रोकेगा नहीं। तो यह उनका एक कार्रवाई है, उनके हिसाब से ये वहां दखल अंदाजी कर रहे हैं। विपक्ष को शायद पैसे भी ये लोग दे रहे हो व्यापार करने में, और इसलिए वो नाराज हैं, इन सबको भगाया। हाँ, भारतीय खेमा सबसे बड़ा है, जो कि स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है जैसे बिल्कुल चाइना की गोद में बैठ गए मिस्टर मोइजू। अब खबर रखते हैं जर्मनी से, जो भारत से जुड़ी हुई है। अर्जुन टैंक में लगने वाला इंजन दे ही नहीं रहा है जर्मनी, 4-4 साल में उसकी आपूर्ति करेगा। तो अब तय ये किया गया है कि भैया देसी जुगाड़ ही लगा लेंगे हम। तो यह देशी जुगाड़ पहले से करना चाहिए था। यदि भारत को सही में मजबूत और एक समाजवादी देश बनना है, तो विदेशों की मदद से हम नहीं हो सकते। वह बाहर के हम पूंजी मंगा रहे हैं, इस पे ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बाहर से पूंजी आ रही है। और खासकर अर्जुन तो हमारा अपना बनाया हुआ तथाकथित रूप से, और उसके इंजन तुम जर्मनी से करवा रहे हो। यहाँ का यदि वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनवाना तो चीन से लगवा के कर रहे हो। अजीबोगरीब हालत है। तो देर आए योगा कराने के लिए जो मैट है वो भी चाइना से मंगाते हैं। जी जी, वही तो। और केवल हंगामा मचाते हो कि चीन से फुलझड़ी नहीं आना चाहिए दिवाली के समय। बाकी सवाल, जहां तक जर्मनी की बात है, उसकी खुद हालत खस्ता है, उसकी खुद आर्थिक स्थिति काफी डवाडोल। वह चाहे यहाँ दे, लेकिन उसका मैक्सिमम आर्म्स अम्युनिशन तो यूक्रेन पहुंच रहा है। कहां से इसको देगा? 4 साल में आएगा कि नहीं, करना मुश्किल है। तो डीआरडीओ सही है यदि आप उसको देते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि डीआरडीओ ही करेगा। इसमें भी अंबानी अदानी के कुछ आ ही जाएंगे, हो सकता आगे आने वाले समयों में। और यह इंजन ऐसी बड़ी चीज नहीं कि हमारे देश में नहीं बन सकता है, यह बिल्कुल बन सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हो सकता है डीआरडीओ को ना दें और किसी अडानी अंबानी को देकर कुछ धंधा वहां भी क्रिएट कर लिया जाए, क्योंकि आज सब कुछ धंधे के लिए ही हो रहा है। खबर पाकिस्तान से आई है। यहाँ पे बलूचिस्तान के बहुत सारे छात्र लापता हैं, उनका पता ही नहीं चल पा रहा है वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया है। क्या पूरी जानकारी है सर? जी हाँ, ये वहां से तकरीबन 82 लोग मिसिंग थे, और यह काफी पुराना मसला है, 1 दशक से चल रहा है। 12 लोगों को इन्होंने छोड़ा है, 67 कभी भी नहीं पता है। इस्लामाबाद में भी 37 लोग मिसिंग है, ये 82 लोग बलूचिस्तान में। और इसलिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है कि इनके बारे में बताओ। तो यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, भले ही इमरान खान बीच में आए और गए, जहां तक आम जनता की बात है, उसकी दुर्दशा की बात है, मेहनतकश आवाम की बात है, उसमें कोई खास सुधार नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ नौकरी जहां 100 लोगों को नहीं मिल रहा, 4-5 लोगों को थमा दी है। जहां 100 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, वो 2-4 लोगों को छोड़ दी है। लेकिन मसला वही है जो अन्य देशों में चल रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं अभी इस्लामाबाद आए थे, लंबा मार्च किया था, प्रोटेस्ट किया था, और पता है स्थिति वहां पे क्या पैदा हुई सर? वहां के पत्रकार जो है वो ये कहने लगे कि साहब इनके बैठने की वजह से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, ये सुरक्षा के लिए खतरा हो रहा है। तो लोगों के साथ नहीं खड़ा है आज मीडिया भारत में तो हम देख ही रहे हैं, वही हालत यूक्रेन, पोलैंड, अन्य ऐसे जगहों में हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया मुझे तो नहीं लगता कोई खास स्वतंत्र है। इस वर्ल्ड इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम की जहां तक बात है, उसका कोई बहुत ऊपर जगह हो, ऐसी बात नहीं। हमसे शायद 4-5 पायदान ऊपर हो, यही होगा। तो स्थिति खराब है। और यदि पूरे देश की जनता यदि एकजुट होकर ना लड़ती है,
तो मीडिया, न्यायालय, ये पुलिस प्रशासन, ये सब के सब बिल्कुल सत्ता के साथ हो जाते हैं। इनके तरफ से आवाज उठाने का कोई नहीं बचता है। सोशल मीडिया की अलग बात है जी। लेकिन अगर इससे कहा जाए कि मीडिया को सबसे पहले गुलाम बना लीजिए, फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है, ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है? बिल्कुल है। मीडिया, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के कानून बनाते हैं, वहां भी अपने गुर्गे बिठाते हैं, और इसके साथ साथ जहां भी शिक्षा का संस्थान है, केजी एलकेजी से लेकर आप विद्यालय महाविद्यालय कहीं तक चले जाए, वहां का सब सिलेबस बदल देना, वैज्ञानिक आधार को खत्म कर देना, जो भी वैज्ञानिक आधार पे किताब है उनको बंद कर देना, उनको जला तक देना। यह जर्मनी के, जब वहां पे हिटलर शाही थी तो उन्होंने हजारों लाखों किताबें जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता का विकास का पहचान था उसको ध्वस्त कर दिया। इनके मूर्तियों को कर देना हमारे भी देश में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, वो नहीं इसको बर्दाश्त करते जी। बता रहे हैं बुक फेयर में भी इसी तरह की किताबें ज्यादा बेची जा रही हैं कि ज्योतिष के बारे में जान लो, भविष्य के बारे में जान लो। जी हाँ, बुक फेयर में मैं इंटरनेशनल बुक फेयर जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है, पिछले वर्ष तो मैं गया था, इस वर्ष आज या कल जाऊं मैं। वहां पे यह भी देखने को आया कि 3-4 स्टॉल, 100, 150, 200 स्टॉल में केवल 3-4 ही ऐसे जहां आपको वैज्ञानिक आधार पर या वामपंथी किताबें मिल सकती हैं। यहाँ तक कि भगत सिंह लोगों पर भी किताबें बैंड है, और वहाँ पे जो भी कुछ होता है वहाँ पे वैसे लोग पहुँच जाते हैं जो दक्षिणपंथी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वहाँ तंग करते हैं, परेशान भी करते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा बेच रहे हो। मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, और हर तरह से इनका आधार होता है, जो मंद बुद्धि के लोग हैं ऊपर से आदेश आता है कि इस विचार को बंद करो, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन आधुनिक और क्रांतिकारी विचारधारा है जी। क्या आपको नहीं लगता हम लोग जो खबरें करते हैं, जो पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, उसे देख और सुनकर लोग डिप्रेस ही होते होंगे, तो खुश नहीं हो पाते होंगे बेचारे? जो हमारे विरोधी हैं बिल्कुल खुश नहीं होते। 1-2 कमेंट्स भी आते हैं, हालांकि गाली गलौज तो वे नहीं करते हैं, लेकिन वह दिखाते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो वो पूरा सही नहीं, आधा अधूरा है। और अभी 2024 का चुनाव होने दीजिए, देखते हैं हम किस तरह बढ़ते हैं। किसी भी तरह बढ़े, यह कानून जो काला कानून हम कहते हैं, अंग्रेजों के समय से लिया हुआ, कांग्रेस के समय से पास करता हुआ, आज उसको और बहुत मजबूत किया गया है ताकि विपक्ष। इंडोनेशिया में चुनाव हो रहे हैं आज, और वहां पर बताया जा रहा है कि कोई एक पूर्व फौजी नेता हैं, वो बड़े मजबूत तौर पर उभर रहे हैं। इंडोनेशिया को दुनिया का तीसरा बड़ा लोकतंत्र बताया जा रहा है। क्या इंडोनेशिया के चुनाव से दुनिया की राजनीति पर किसी तरीके का कोई फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ेगा। प्रोवोवो या प्रोबोवो इनका नाम है, जो मिलिट्री में हायर रैंक के थे, लेकिन इनके ऊपर आरोप था ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो इनको निकाल दिया गया था और देश से भी निकाला गया था। तो ये जाकर बैठे हुए थे विदेश में काफी समय तक के लिए, जॉर्डन में। उसके बाद से वापस आए, पता नहीं कुछ कुछ हुआ, 2019 में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। 2 बार और चुनाव लड़ चुके हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, हारे बुरी तरह, लेकिन इस बार उन्होंने अपना रवैया बदल दिया, बोलने का अंदाज बदला है। उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, इनका मीडिया में पैठ बढ़ा है, जहां होता है मीडिया, सोशल मीडिया में होता है, इनके पीछे काफी धन वगैरह लगे पड़े हैं। हालांकि 70-72 साल के हैं, लेकिन प्रो अमेरिकी बताए जा रहे हैं, और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजबूत नेतृत्व का होना जरूरी है। यानी बकरियों के झुंड में, भेड़ों के झुंड में किया जाए कि यह भेड़िया जो 2 या 4 है वो कमजोर है, मजबूत भेड़िया लाओ ताकि हमारी सुरक्षा बाहर वाले भेड़ियों से कर सके। स्थिति यही है, और लगता है कि ये जीत भी सकते हैं, और इसका नतीजा इंडोनेशिया में जो भी प्रजातांत्रिक अवशेष है उसका खात्मा होगा जी। बैंकॉक में एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ की रिपोर्टिंग करने पर 2 पत्रकारों को गिरफ्तार क्यों किया गया है सर? यह साल भर पुराना है। वहां यह बौद्ध मंदिर कहें उस पे था, और कुछ बदमाशों ने आके, मिसक्रिएंट्स ने आके उस पे कालिखे लगा दी, कुछ नंबर वगैरह लिख दिए उस पे, और ये सब की तोड़फोड़ की। इन लोगों ने उसका वीडियो बनाया या उसका जो भी था उसका रिपोर्टिंग किया, और 1 साल के बाद वो जो बदमाश थे वो तो गायब हो गए, और इनके ऊपर आरोप लगाया गया, और इनके ऊपर सजा देने का प्रावधान भी है। 5-6 साल की कैद भी हो सकती है, काफी भारी मात्रा में पैसे का भी उस पर लगेगा। और यह कहें तो बिल्कुल गलत चीज है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वो कहते हैं कि लॉ के हिसाब से होगा। तुमने लॉ ही ऐसा बना रखा है कि प्रजातंत्र का कोई अवशेष नहीं। थाईलैंड के सर,
हाँ जी, थाईलैंड का ही लॉ ऐसा तुमने बना रखा है कि वहां पे कोई भी जनता। क्या मैं इसको मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई थी और जब उसका वीडियो वायरल हुआ था तो सरकार ने, सीबीआई ने पूरा इस बात पे फोकस किया था कि तुमने वीडियो कैसे वायरल किया, वीडियो कैसे बनाया, उस पर ज्यादा एक्शन लिया। उससे जोड़कर देख सकता हूं इस खबर को। बिल्कुल वैसा यूपी में भी हुआ, जो पत्रकारों की अच्छी तरह पिटाई की पुलिस ने, कूटा उनको पकड़ के। और यही चीज यहाँ पे थाईलैंड में भी हो रहा है और इन्हें पकड़ लिया है। तो तुम विरोध की चीजों को जो सरकार नहीं रोक पा रही है, सरकार करवा रही है एक तरह से कहें, तो उसको रोकने के बजाय जो उसको एक्सपोज कर रहा है उसी को जेल में डाल दो। ठीक है, बाइडन की तरफ चलते हैं। बाइडन के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं, उनके खिलाफ महाभियोग क्यों चलाया जा रहा है? यह महाभियोग जहां तक है, यह रिपब्लिकन यानी ट्रंप वाले चला रहे हैं। अंत में शायद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे ट्रंप की बहुमत है, वहां के जो सीनेट है वो उनकी बहुमत है, उन्होंने मंजूरी दी है। कारण है कि ये हैं वहां के होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी यानी हेड है एक तरह से, और इनके समय में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो शरणार्थी हैं, मेक्सिको से आ रहे हैं, टेक्सास और दूसरे जगहों से, उस पर रोक नहीं लगाई गई है, भारी मात्रा में आ रही हैं। तो यह एक तमाशा है और कुछ नहीं है। यदि नहीं हुआ है तो पूरे अमेरिका की फेलियर है, ना कि एक इंसान पे फेलियर है। और देखते हैं ऐसा क्या होता है। ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं, उसकी पूरी कोशिश है। बाइडेन अपनी जीत की तरफ उनको नजर आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है वैसा ही मामला है, लेकिन हमारे यहाँ बीएसएफ के अधिकारियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि घुसपैठ तो रुक नहीं रही है। और ये सरकार में बैठे हुए लोग खुद इस बात को कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है बांग्लादेशियों की। थोड़ा सा उल्टा है, बीएसएफ का अधिकारी सेंटर में है, यहाँ पे इसके अधिकारी उसके उल्टे में वहां विपक्ष महाभियोग ला रहा है। यहाँ की विपक्ष की औकात रही नहीं। शोर मचाएंगे तो आपको ईडी आके पकड़ लेगा बंगाल में, और यहाँ पार्लियामेंट में होंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ट्रंप की ही बात करते हैं। ट्रंप के जरिए जो है बयान जारी करवाया गया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारे सऊदी अरब के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सऊदी अरबिया के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, ये तो अभी भी चल रहा है जहां तक उनकी कोशिश है। हाँ, सऊदी अरबिया के साथ इनका व्यापार है वो भारी मात्रा में, उनके दामाद का भी व्यापार है, और वह भी एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान जी, और जिनके ऊपर हत्या का भी आरोप है। और जब इनसे जी पत्रकार की, उसको मार दिया था टर्की के एम्बेसी में जाके मारा था। और छोड़िए डिटेल छोड़िए, तो इन्होंने कहा है कि यदि ट्रंप सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो क्या आप इस प्रश्न को उठाएंगे? सीआईए ने साफ कहा था कि उसमें उसका हाथ दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूं, मैं व्यापार से खुश हूं, व्यापार को बढ़ाना है, अमेरिका को देखना है। तो इस तरह की अजीबोगरीब लिपापोती की बात है। और इनका करीब $2 बिलियन एमबीएस ने ट्रंप के दामाद को पैसा दिया है, तो नेचुरली वे उनके दुर्व्यवहारों को, उनके अपराधों को क्यों फिर से एक्सपोज करेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान से वेनेजुएला एक विमान जा रहा था जिसको अमेरिका ने पकड़ लिया है। सवाल है क्यों? यह बोइंग काफी पहले ही अर्जेंटीना में ही ग्राउंडेड था, और जब यह पता चला कि यह ईरान का था जिसको बेचा, अमेरिका कहता है कि हमने तुम पर प्रतिबंध लगा रखा था, तुम्हें बेचने का अधिकार का है, यह अमेरिका की दादागिरी है, और उसको उसने कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला शोर मचा रहा है, ईरान शोर मचा रहा है, लेकिन शोर मचाने का कोई अब आधार बनता है नहीं बनता है, केवल इसलिए कि इंटरनेशनल लॉ है, वैसा कुछ नहीं है। जिसकी ताकत है वह लूट सकता है, जिसके नहीं है वो नहीं सकता है। अर्जेंटीना की सरकार बदल चुकी है, जो अमेरिका के घुटनों बल जाके गिरा पड़ा है। जी, इसको उस कार्रवाई का बदला मान सकते हैं जब ईरान ने अमेरिका का एक टैंकर ओमान की खाड़ी से पकड़ लिया, उसका बदला मान सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरे को जहां मौका मिल रहा है तोड़ फोड़ आर्थिक रूप से और मिलिट्री रूप से भी कर रहे हैं। जी, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। तो गाजा में जो आवारा कुत्ते हैं वो आजकल निशाना बना रहे हैं आईडीएफ के फौजियों को। कहते हैं गाजा में 1000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं। लोग तो भाग गए बेचारे, कुत्ते नहीं भाग पाए, ना खाना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और ये आईडीएफ के जो फौजी हैं जो उसके बॉर्डर पे हैं, अंदर घुसे हुए, उन्होंने जो अपना टेंट लगा रखा है, वहां पे कुछ खाना पीना है, हो सकता है कुछ दे भी रहे हो, और ना मिलने पे इन्होंने आक्रमण किया, 1-2 को घायल भी किया है। तो यही बात है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि आवारा कुत्ते केवल
इजरायलियों को ही मारेंगे, उधर नहीं मारेंगे, उनको खाना चाहिए। और जब आवारा हो जाते हैं तो तथाकथित रूप से कि वो इंसान के बहुत हितैषी होते हैं, वह चीज खत्म हो जाता है। जब तक उसको हड्डी मिलता है तब तक है, बाकी नहीं। जी। राफा बॉर्डर पर हमला रुकवाने के लिए साउथ अफ्रीका दौड़ा दौड़ा फिर से आईसीजे पहुंचा है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, होने की बात वहीं पर है जहां तक मैंने कहा कि डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रहा है वॉर के साथ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर। और आईसीजे में जाना साउथ अफ्रीका का इस मामले में सही हो सकता है कि फिर से एक्सपोज करे इजराइल को कि भाई देखिए, इतने कहने के बावजूद इजराइल नहीं मान रहा है। लेकिन जहां तक मिलिट्री एक्टिविटीज की बात है, वह सारा वेस्ट और उसके हेड और जहां तहां है, लाखों लाख लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पे। जब तक अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, आर्म्स एम्युनिशंस आ रहे हैं, इजराइल को मिल रहा है और उसके पीठ पीछे खड़ा है, इजराइल नहीं मानने वाला है। और तब तक नहीं मानेगा जब तक कि अरब कंट्रीज से भी वैसे लोग जो इजराइल को मदद कर रहे हैं, ये अपनी कार्रवाई पूरी करेगा। और इसका एम वही है कि गाजा स्ट्रिप का मैक्सिमम पार्ट अपने अधीन ले ले। जी। यूएन के प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल सूचनाएं आने पर रोक लगा रहा है और एमनेस्टी ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कैसे कैसे इजराइल ने वहां पे जनसंहार किया है। यह तो बिल्कुल है। हम भी 1 से 2 यूट्यूब में डाल दें कि इजराइल ने ये किया, वो किया, आतंकी है, देखिए कैसे यूट्यूब बंद हो जाता है। इजरायली लॉबी केवल अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं बल्कि उस हर जगह में पहुंच चुका है जहां यहूदी नहीं है लेकिन पैसे के तरह से खरीद चुका है। भारत में भी उनकी पहुंच है और उनकी पूरी कोशिश है कि जो भी प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जा रहा है कि जनसंहार कर रहे हैं, वह ठीक पलट होके वह हमास को आतंकी घोषित करे, हमास के साथ हुतीस को करे और ईरान को तो कहता ही कहता है। यानी जो भी इजराइल के खिलाफ जा रहा है उसको आतंकी कहा जाए, न कि इजराइल को कहा जाए जिसने 60 वर्षों से अधिक तक फिलिस्तीन राज्य के अधिकांश भागों में कब्जा कर रखा है, फिलिस्तीनियों के हर उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रखा है, उसको इंसान की तरह नहीं जीने दे रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब एक खबर पर बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले हमने बताया था अपने व्यूअर्स को कि अमेरिका के ह्यूस्टन में चर्च के अंदर घुसकर एक महिला ने फायरिंग कर दी, 2 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने उस महिला को ढेर कर दिया। अब बताया जा रहा है कि उस महिला के पास से कुछ ऐसा मटेरियल मिला है जिसपे यहूदी विरोधी बातें लिखी हुई हैं। यहूदी विरोधी बातें नहीं, यहूदियों से जुटे होने की बातें हैं। इनके ससुराल में इस लेडी के कुछ वैसे लोग थे जो यहूदी थे या उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन यह अमेरिकी पुलिस की नाकामयाबी को ढकने का भी ज्यादा मुझे दिख रहा है। कारण यह है कि इन्होंने एक वैसी महिला को मार दिया जो कि कमजोर थी, उसको वो पकड़ सकते थे या घायल करके उसको बचा सकते थे, सारा चीज वो उन्होंने नहीं किया। शुरू में जैसे ही इन्होंने पकड़ा उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब कह रहे थे कि अर्ध विक्षिप्त थी, यानी आधी रूप से पागल थी, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, एंटी यहूदी वगैरह थी, वो बातें कर रही हैं। और ये सब मिला के कह रहे हैं कि वह इस तरह की स्थिति में नहीं थी, वो भी करीब उसमें और भी गन थे, कहीं छुपा के रखे हुए थे, इसलिए सब। तो ये सब वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गन कल्चर, यदि हम डीप पे जाए तो गन कल्चर है, और डीप पे जाए तो आज अमेरिकी साम्राज्यवाद का ये चरित्र है, बाहर और अंदर। जी, ये खबर आई है अमेरिका से जो पिछले कई दिनों से रस्साकसी चल रही थी, आखिरकार इजराइल को अमेरिका ने मदद का प्रस्ताव पास कर ही दिया है। जी हाँ, ये काफी भारी मात्रा में जो उन्होंने कहा था वह उन्होंने कर दिया। तकरीबन 24 अरब या बिलियन डॉलर, जी, उतना वो देने को उन्होंने किया है। और इजराइल के तो बल्ले बल्ले हैं, अब इतने मिलने के बाद से अब वो भला युद्ध क्यों रोकेगा? उसको दे ही रहा अमेरिका कि तुम युद्ध जारी करो। और इसमें से अधिकांश हिस्सा, इस जो एड जा रहा है, अधिकांश हिस्सा वह ट्रांसफर नहीं होगा इजराइल को, वह ट्रांसफर होगा जो इवन वो जो यूक्रेन में जा रहा है वो ट्रांसफर होगा अमेरिकी वॉर इंडस्ट्रीज को, और वहां से वॉर इक्विपमेंट सीधे के सीधे इजराइल या यूक्रेन को जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोगों को मिल रहा है। और इस चुनाव के दौरान में बाइडेन को काफी भारी मात्रा में उससे कमीशन भी मिलेगा। असली मुद्दा ये है। जी, फाइनली ये पास हो चुका है। सही बात है जी, उससे कमीशन भी तो मिलता है भाई, अपना प्रस्ताव पास करो। जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, अडानी जी को बड़ा सारा टेंडर दे दिया, दरवाजे के पीछे से होता क्या है किसी को क्या पता चलता है। 100 का काम पहले ही 500 में दे दो। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाले से। इजराइल के अखबार ने दावा किया है कि साहब हमारा समुद्र के रास्ता तो बंद हो गया है, तो सऊदी अरब जॉर्डन के रास्ते हमारा माल आ रहा है इजराइल तक। कितनी सच्चाई है इस खबर में?
इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, उतना कंफर्म नहीं था। हमें लगता था कि ये लोग किसी न किसी तरीके से या तो सुएज कनाल या रेड सी को खोल देंगे, वैसा संभव नहीं हो पाया। पिछले 3 हफ्ते से कोई भी इजरायली बाउंड या इजराइल की तरफ जाने वाला शिप नहीं जा सका। जहां तक साउथ अफ्रीका से घूम के अटलांटिक महासागर वगैरह से आने वाला था, उससे बहुत समय लगता था, 50 से 60 दिन लगता था, वह बड़ा मुश्किल था। और सुएज कनाल से 2 हफ्ता, और इस ग्राउंड रूट की जहां तक बात करें वो 20 दिन है, यानी 2 हफ्ता से थोड़ा ज्यादा, लेकिन वह सुरक्षित है। और इन लोगों ने अंततः, जहां की वहां की बड़े व्यापारी की बात है जो इजराइल के लिए काम करता है, उसने यह अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है। उसने कहा कि भाई मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, मैं बिजनेस करता हूं, और यह चीज हो रहा है तो क्यों नहीं करे। और ये सारा का सारा इजराइल का मान ओमान यानी पर्शियन गल्फ, अरबियन सी से होता हुआ वहां जाके, और वहां से होके यूएई बहरीन में वहां पे उतरता है, वहां के पोर्ट में, और वहां से ट्रक में लोड होता है जॉर्डन के, वहां से ट्रक पहुंचता है सऊदी अरेबिया, वहां से फिर लास्ट बॉर्डर पे जाके इजराइल के उस पे ट्रक पे लोड होता है। भारी भारी लंबे, हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रक नहीं कहे, वो 5 टनर नहीं, 15-20 टन उसमें लोड कम से कम करते होंगे। और वहां से इजराइल बाउंड होके या तो उसके सी पोर्ट पे जाए और जहां जाके जाए। और ये हम देख रहे हैं कि कैसे ये सब के सब देश जिनका मैंने नाम लिया, बिल्कुल यहां तक कि सऊदी अरबिया, यदि इनके संपर्क के साथ बात करें तो बाकी के साथ तो एग्रीमेंट है। जॉर्डन का इजराइल के साथ 94 से ही है, जबकि यूएई का 2020 से। सऊदी अरेबिया का तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, फिर भी वो अपने रास्ते से जाने दे रहा है। तो देख रहे हैं कि किस तरह यह लोग पहले पैसा बोलता है, पहले धंधा बोलता है, जो आप कहते हैं धंधा, या मेरे शब्दों में कहें तो यह निवेश पूंजी, पूंजी के बढ़ने के अधिकार को, पूंजी के अधिकार को बढ़ाता है। फिलिस्तीन गए भाड़ में, और यही हो रहा है। जी सही बात है। ये अब सारी चीजें भाड़ में जा चुकी हैं, सबसे ऊपर पैसा हो चुका है। एक जमाना था हम लोग ये कहते थे, अरे हाँ होगा बड़ा मकान, लेकिन कमाया कैसे, हराम का कमाया है। लेकिन आज होना चाहिए बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ी गाड़ी, वहीं तक चीजें सीमित रह गई हैं। सामाजिक तौर पे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। ईरान ने युद्ध पोत से कुछ मिसाइलों को चलाने का परीक्षण किया है। क्या दिखाना चाहता है ईरान? ये ईरान एक्चुअली वास्तव में परीक्षण कर रहा हो, दिखाना तो खैर दिख ही रहा है, वह भी युद्ध पोत से। लैंड से करना सबसे इजी है, उसके बाद से युद्ध पोत से या एयरबोर्न। एयरबोर्न होता है तो बेसिकली अभी ईरान के लिए वैसा कोई एयर कैरियर उसके पास नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिससे वह उतनी भारी मात्रा में ले जा सके जैसे यूके, यूएस और रशिया के पास है। तो इसका करने का मतलब है कि पूरा का पूरा युद्ध पोत से वह जितने भी 15, 20, 25 मिसाइल उसमें लेके जा रहा है, तो एक तो स्टेज थ्रू होगा, आगे बढ़ेगा। एक स्टैग्नेंट जगह नहीं है, वो आगे पीछे हिल सकता है, बचा सकता है। एयर डिफेंस की थोड़ी जरूर समस्या आएंगी, लेकिन खास जगह पे पहुंचकर खास स्थान पे मार सकता है। और डाइवर्सिफाइड है इसका, क्योंकि ईरान के पास हजारों क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, हजारों में है, सैकड़ों में नहीं। तो एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है उनके लिए, सफल ही रहा जहां तक। और जो चर्चाएं चल रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है, बहुत करीब पहुंच गया है, चर्चाएं चल रही है। ईरान ने खुद नहीं कहा है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तथाकथित रूप से केवल इस युद्ध के बाद से जो यूक्रेन में चल रहा है, या उसके कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हम यूरेनियम को कंट्रोल में रखें, उसके संवर्धन को, या उसके बॉम्ब को हर जगह नहीं फैलने दे। अब तो अमेरिका खुद लाकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जहां तहां उसको लगा रहा है, कहने के लिए उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो फैल रहा है। रशिया ने भी बेलारस में लगा दिया है, और ईरान में भी जरूर रशिया की मदद होगी टेक्नोलॉजी की तरफ में। नॉर्थ कोरिया में भी है, पाकिस्तान भारत के पास भी है। तो ऐसे होने लगा है जैसे अधिकांश देशों के पास बढ़ना शुरू हो गया है, और यह बड़ा ही अगर सभी देशों के पास हो जाए तो अमेरिका को क्या दिक्कत है? भाई सब अपनी अपनी पावर बना के रखें परमाणु तौर पर। जहां तक प्रो अमेरिका की बात है, अमेरिका के कंट्रोल में अमेरिका बहुत खुश है, इजराइल के पास तो है। और अभी जो इजराइल का परमाणु बम का जो ठिकाना है जहां पर है, इस युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया उसको सुरक्षा का पूरा जिम्मा, और उसको कंट्रोल में रखे हुए। जहां तक ईरान की बात है, पहले भी इजराइल ने उसको बर्बाद कर दिया था, अभी भी ईरान की कोशिश है। उसकी इतनी बढ़ चुकी है मटेरियल की बात, यानी यूरेनियम जो चाहिए होगा वो उसके पास है, टेक्नोलॉजी तो उसके पास था ही था, और हो सकता है उसने बना भी लिया हो, भारी मात्रा में ना सही, बड़े नहीं, लेकिन जो काफी है बर्बाद करने के लिए, जैसे इजराइल हो या आसपास के कुछ और जगह हो, उसके पास मुझे लगता है हो भी सकता है, या अभी हाल फिलहाल में वह उसके पास पहुंच गया जहां से वह कुछ महीनों में बना सकता है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया तबाही के मुकाम पे तो खड़ी है। हर कोई अब तबाही की चीजें ही बना रहा है। दुनिया में अच्छी चीजें इजाद हो कहाँ रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली, बहुत अच्छी जानकारियां दी। फिर से एक बार आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।